ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अक्सर जब डिज़ाइन की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पिक्सल, रंग, सुंदर से लेआउट, है ना? हाँ बिल्कुल, विजुअल्स ही सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ का गहरा विश्लेषण करने वाले हैं वो इस विचार को पूरी तरह से बदल देगी, क्योंकि बेहतरीन दिखने वाला एक यूआई यानी यूजर इंटरफेस पूरी तरह से फेल हो सकता है अगर उसके शब्द सही नहीं है। एकदम सही बात है, संवाद के बिना डिजाइन अधूरा है। हाँ, तो आज का हमारा ये जो विस्तृत विश्लेषण है, इसका मुख्य उद्देश्य एक बहुत ही शानदार किताब डिजाइन यूजर इंटरफेस, हाँ डिजाइन यूजर इंटरफेस, उसके अध्याय 23 जिसका नाम है भाषा, उसके आधार पर कोर डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना है। और ये चर्चा उन लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है जो अभी इस फील्ड में अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर नई डिजाइनर्स को लगता है कि उन्हें सिर्फ टूल्स सीखने हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपको एक कॉपीराइटर बने बिना भी मतलब शब्दों का सही चुनाव करना आना ही चाहिए। देखो, उत्पाद की भाषा ही ये तय करती है कि जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी प्रतिक्रिया देंगे। क्या वो ऐप बहुत सीरियस लग रहा है या फिर ये एकदम अनौपचारिक और दोस्ताना है? ये सब शब्दों का ही खेल है। तो चलिए बड़े डिजाइन सिद्धांतों से थोड़ा हटकर उन छोटे छोटे शब्दों की बात करते हैं जिन्हें यूजर्स स्क्रीन पर सबसे ज्यादा देखते हैं। जिसे हम माइक्रो कॉपी कहते हैं। हाँ, माइक्रो कॉपी। ये वो छोटे लेबल्स हैं जो पूरे अनुभव को बनाए या बिगाड़ सकते हैं। मतलब किताब में एक फिटनेस ऐप का बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए, कोई जिम में है, उसने अभी अभी 45 मिनट का एक बहुत ही थका देने वाला, एकदम पसीने से तरबतर कर देने वाला वर्कआउट खत्म किया है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, वो थक चुका है और अब वो अपना डेटा सेव करने के लिए अपने फोन की स्क्रीन देखता है। वहां एक ग्रे रंग का एकदम बेजान सा बटन है जिस पर लिखा है डेटा सहेजें। अरे ये तो किसी बैंक का फॉर्म भरने जैसा लग रहा है ना? कितना नीरस है। लेकिन अब सोचिए, एक दूसरा ऐप है जहां उसी बटन पर लिखा है मैं शानदार हूं, और जैसे ही कोई उसे दबाता है स्क्रीन पर एक छोटा सा एनिमेशन पॉपअप होता है। क्या बात है! और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक डोपामाइन बूस्ट है। मतलब हर बार बटन दबाने पर एक खुशी मिलती है, और यही उस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बन गया। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि वो ऐप अपने यूजर की उस समय की मानसिक स्थिति को समझ रहा है। शरीर थका हुआ है, उसे वैलिडेशन चाहिए। बिल्कुल। और डेटा सहेजे पढ़ने में दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हम कॉग्निटिव लोड कहते हैं। लेकिन रचनात्मकता के साथ साथ हमें स्पष्टता भी नहीं खोनी चाहिए। मतलब दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि रचनात्मक होने के चक्कर में हम अस्पष्ट नहीं हो सकते। आपने देखा होगा बहुत से ऐप्स में ओके या नेक्स्ट जैसे लेबल्स होते हैं। अरे हाँ, हर जगह ओके लिखा होता है। और वो बहुत खराब है, क्योंकि ओके से ये साफ नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। उसकी जगह परिवर्तन सहेजें या पसंदीदा में जोड़ें जैसे एकदम सटीक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नीरस ओके बटन उस रोबोट की तरह है जिसमें कोई भावना नहीं है, जबकि एक सटीक और उत्साहवर्धक बटन वो एक अच्छे दोस्त की तरह काम करता है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है? बहुत ही अच्छी उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है। दोस्त आपको कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको स्पष्टता देता है। लेकिन यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि सकारात्मक बातें करना तो आसान है, पर तब क्या होता है जब कोई व्यक्ति कुछ डिलीट करना चाहता है या कोई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना चाहता है? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसे हम नकारात्मक कार्रवाइयां कहते हैं, और यही पर भाषा अगर स्पष्ट न हो तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। हाँ, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। जब आप कैंसिल करने जाते हैं और अजीब से सवाल आ जाते हैं। असल में डिजाइनर्स यहाँ दोहरे नकारात्मक शब्दों का यानी डबल नेगेटिव्स का जाल बिछा देते हैं। जैसे स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, क्या आप वाकई कैंसिल करना चाहते हैं? और उसके ठीक नीचे 2 बटन होंगे, ओके और कैंसिल। अब सोचिए, यूजर पहले से ही थोड़ा तनाव में है कि कहीं गलत बटन न दब जाए, और वो सोचता है अगर मैंने कैंसिल दबाया तो क्या कैंसिलेशन की प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी? अरे हाँ, वो तो रद्दीकरण को रद्द करने वाली बात हो गई। एकदम। या फिर ओके दबाने से कैंसिल होगा। ये जटिल वाक्य संरचना यूजर्स को पूरी तरह से भ्रमित कर देती है। और स्रोतों में इसी पर चर्चा की गई है कि डेटा हटाएं बनाम रद्द करें के बीच का जो फर्क है वो कितना स्पष्ट होना चाहिए। मतलब अगर मेन एक्शन डेटा हटाना है तो बटन पे सीधा सीधा वही लिखा होना चाहिए। सही कहा। मुझे भूल जाओ या अस्वीकार करें जैसे घुमावदार विकल्पों की कोई जरूरत नहीं है। और विजुअली भी तो उन्हें अलग दिखना चाहिए ना,
है ना? मतलब प्राइमरी एक्शन अलग रंग का हो। बिल्कुल। अगर संदेश और डिजाइन स्पष्ट नहीं है तो मेरी चेतावनी हमेशा यही रहती है कि यूजर भ्रमित होकर बिना कुछ किए ही वेबसाइट या ऐप को बंद कर देगा, जो कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए बहुत बुरा है। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि यह भ्रम हमेशा गलती से नहीं होता। मतलब कभी-कभी तो डिजाइनर जानबूझकर भाषा को दुरुपयोग करते हैं ना, जिसे इंडस्ट्री में डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये डार्क पैटर्न्स असल में क्या है? क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की कोई चालाकी है या कुछ और ही बात है? देखो, ये सिर्फ चालाकी नहीं है। डार्क पैटर्न्स का सीधा सा मतलब है यूजर से जानबूझकर झूठ बोलना। झूठ बोलना। हाँ, ताकि कंपनी अपना कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त कर सके, जैसे किसी का निजी डेटा चुपचाप ले लेना या फिर ऑप्ट आउट करने की प्रक्रिया को इतना मुश्किल बना देना कि इंसान हार मान जाए। मुझे स्रोतों में दिया गया वो मार्केटिंग संदेश वाला वास्तविक उदाहरण याद आ रहा है। वो बहुत ही दिलचस्प था। हाँ, वो टॉगल स्विच वाला। बिल्कुल। वहाँ स्क्रीन पर एक लेवल कहता है सभी मार्केटिंग संदेशों से साइन आउट करें। अब कोई भी आम आदमी सोचेगा कि अगर मैं सेटिंग को ऑन कर रहा हूँ तो मैं साइन आउट कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि लेबल में वही लिखा है। लेकिन डार्क पैटर्न में उस टॉगल स्विच को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसे ऑफ करने पर ही आप असल में ऑप्ट आउट होते हैं, और अगर आपने उसे ऑन कर दिया तो आप अनजाने में साइन अप कर बैठते हैं। ये तो साफ साफ धोखा है। और फॉर्म अग्रीमेंट वाले चेकबॉक्स भी तो ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ, जहाँ 10 चेकबॉक्स होते हैं। हाँ, भाषा को ऐसे घुमाकर लिखा जाता है कि लगता है आगे बढ़ने के लिए सब पर टिक करना जरूरी है, जबकि जरूरी सिर्फ पहला वाला होता है। बाकी सब तो स्पैम ईमेल भेजने के लिए होते हैं। एकदम। इसलिए मेरा निष्कर्ष और डिजाइन का एक बहुत ही सख्त नियम हमेशा यही रहता है कि अपने यूजर्स का सम्मान करें। यूएक्स भाषा के ये जो जाल है, ये कभी भी कहीं भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ईमानदारी सबसे जरूरी है, और मुझे लगता है कि यूजर्स के साथ ये ईमानदारी और स्पष्टता डिजाइन प्रक्रिया के पहले दिन से ही शुरू हो जानी चाहिए। हाँ, और पहले दिन से मेरा मतलब है जब हम प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं। सही कहा। और इसी कड़ी में स्रोत का एक बहुत ही कड़ा नियम सामने आता है। किताब में साफ साफ लिखा है, लॉरम इप्सम का उपयोग कभी ना करें, कभी नहीं। डमी टेक्स्ट डिजाइन को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। डिजाइन प्रक्रिया में जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है और असल कॉपी अभी तैयार नहीं होती, तो क्या लॉरम इप्सम का उपयोग करना तेज और आसान नहीं है? मतलब सिर्फ लेआउट देखने के लिए शुरुआती प्रोटोटाइप में इसे भरने में क्या खराबी है? देखो, ये आलसी होने का एक बहुत ही आसान तरीका है, और सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये डिजाइन के इमर्जन को पूरी तरह से तोड़ देता है। इमर्जन को तोड़ देता है? कैसे? जब आप वो लैटिन जैसी दिखने वाली नकली भाषा कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका डिजाइन बहुत ही बेतरतीब या रैंडम लगने लगता है। शब्दों का एक विजुअल वजन होता है, उनकी एक लंबाई होती है। हाँ, वो तो है। अगर आप लॉरम इप्सम डालकर सोचते हैं कि डिजाइन परफेक्ट है, तो बाद में जब वहाँ असली शब्द आएंगे तो पूरा लेआउट बिगड़ सकता है। तो फिर इसका स्रोत आधारित समाधान क्या है? अगर असली कॉपी नहीं है तो क्या करें? स्रोत में बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए आप वही फिटनेस ऐप बना रहे हैं, तो लॉरम इप्सम पेस्ट करने की जगह इंटरनेट से वास्तविक प्रशिक्षण सलाह निकाल ले। अच्छा, मतलब डमी टेक्स्ट की जगह असली डेटा। हाँ, कोई व्यायाम का विस्तृत विवरण या एक्सरसाइज ब्रेकडाउन डाल दें। इससे आपके डिजाइन को एक वास्तविक एहसास मिलता है, वो असली लगता है। और मुझे लगता है इससे स्टेक होल्डर्स को भी प्रोटोटाइप बेहतर ढंग से समझ आता होगा, वरना वो यही पूछते रहेंगे कि इस अजीब सी भाषा का क्या मतलब है। बिल्कुल। जब डेटा असली लगता है तो बातचीत भी प्रोडक्ट के अनुभव पर होती है, न कि खाली जगहों पर। बहुत खूब। अब जब हमने ये तय कर लिया कि हमारे पास वास्तविक और स्पष्ट शब्द हैं, तो एक और बड़ी चुनौती आती है, उन शब्दों को पूरे प्रोडक्ट में एक समान कैसे रखा जाए। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये माइक्रो कॉपी में निरंतरता या कंसिस्टेंसी बनाए रखने की बात है, और ये बहुत जरूरी है। हाँ, स्रोत में इसका एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिया गया है कि हमें भाषा की शैलियों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी ऐप में आप एक जगह कोई चीज सेव करने के लिए बहुत ही नीरस और तकनीकी शब्द सेविंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, और फिर उसी ऐप में दूसरी जगह किसी बटन पर लिखा है चलो जोड़ें, हाँ, तो ये बहुत ही अजीब लगता है। एकदम सही। ये दिमाग को झटका देता है, क्योंकि एक ही तरह की शैली का पालन करने से, जैसे अगर आप क्रियाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह शो, सेव या ऐड जैसे शब्द ही रखें। इससे फायदा क्या होता है? इससे यूजर्स जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस कर पाते हैं। उन्हें हर स्क्रीन पर नई भाषा को डिकोड नहीं करना पड़ता, वो बस पैटर्न समझ जाते हैं।
तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट है कि सिर्फ पिक्सल और रंग नहीं, बल्कि सही शब्द और सही भाषा ही किसी भी उत्पाद की सफलता तय करते हैं। बिल्कुल। लॉरम इप्सम जैसे डमी टेक्स्ट से बचना, यूजर्स को धोखा देने वाले डार्क पैटर्न्स को ना अपनाना और अपनी भाषा में निरंतरता बनाए रखना, यही सब एक बेहतरीन और जिम्मेदार यूआई डिजाइनर की पहचान है। एकदम सही निष्कर्ष है। तो जो भी लोग इस विषय में गहराई में जाना चाहते हैं, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से किताब का नाम बताना चाहूंगा, डिजाइन यूजर इंटरफेस। हाँ, ये बहुत ही शानदार संसाधन है। और आप इसे आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बुक का लिंक है https://hypeforacademy.gumroad.com/ui-book। मैं दोबारा दोहराता हूं, लिंक है https://hypeforacademy.gumroad.com/ui-book। और श्रोताओं की सुविधा के लिए हमने कुछ और भी किया है ना? हाँ, सभी सुनने वालों के लिए एक स्पष्ट निर्देश है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद बुक लिंक के QR कोड को सीधे स्कैन करके इस किताब को खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया। और इसके साथ ही दर्शकों से हमारा स्पष्ट रूप से यह अनुरोध है कि ऐसे ही और अधिक तकनीकी डिजाइन विश्लेषण और करियर निर्माण से जुड़ी सामग्री के लिए इस शो को जरूर फॉलो करें। और आज के इस एपिसोड को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। बताइए। अगर किसी ऐप के बटन और लेबल्स की भाषा ही उसका असली व्यक्तित्व दिखाती है, तो आज ही अपने फोन में अपने सबसे पसंदीदा ऐप को ध्यान से देखें और खुद से पूछें, क्या उसकी भाषा आपको एक नियंत्रण चाहने वाले डिक्टेटर की तरह महसूस कराती है जो आपको फंसाना चाहता है, या फिर एक ऐसे सच्चे दोस्त की तरह जो वास्तव में आपके समय और आपके विकल्पों का सम्मान करता है? इस पर विचार जरूर करें।